हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो हमारा चैप्टर चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम 3 ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ और पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप थोड़ा लेंथी था लेकिन मजा आया उसको पढ़ने में। हमने बहुत सारी बारीकी से देखा कि अगर हम अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या क्या चीजें हमारे लिए नॉन बेनिफिशियल। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया था जब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर देखे थे। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये तो हमने पहली बार सुना है यार, जो पार्टनर है भी नहीं लोभी तो भी उसको पार्टनर मान लिया जाता है। बिल्कुल से कानून की नजर में उसे पार्टनर मान लिया जाता है और वो लायबल भी होता है। बट आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोशिश करेंगे आज ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरा हम कंप्लीट भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैं डिटेल में लूंगा क्योंकि आज हमको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जो हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, वो क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब है इसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव है तभी तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। क्या इसका नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है। बट यहां पर जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा प्रॉफिट मोटिव वाला। ठीक है, जिसमें हम फायदा चाहिए, हमको प्रॉफिट कमाना हो या फायदा चाहिए, हमको बस फायदा चाहिए। ठीक है। अब सोसाइटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये समझते हैं। सर जहां पर मैं रहता हूं हम उसको भी तो सोसाइटी बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। आप किसी कॉलोनी में रहते हो उसको भी सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है। आप फ्लैट्स में रहते हो उसको भी सोसाइटी बोलते हैं। तो सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जहां पर एक जैसे लोग रहते हैं या जैसे एक जैसे लोग काम करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम एक सोसाइटी का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे वर्ड आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना, एक दूसरे के साथ मदद करके, एक दूसरे की मदद करके काम करना, इसको बोला जाता है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसके अंदर हम एक दूसरे की मदद कर कर बिजनेस कर रहे हैं या एक दूसरे की मदद कर कर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बोला जाता, बिल्कुल नहीं बोला जाता। ठीक है। उसको एचयूएफ नहीं बोला जाता क्योंकि फैमिली का पार्ट नहीं है। पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि यहां पर हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आई रिपीट व्हाट, यहां पे जो मेन मोटिव हो क्या है? एक दूसरे की मदद करना। इट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्टनरशिप में हम बाहर वालों के संग बिजनेस करते हैं, हम सब मिलकर, हम दो चार दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम चारों मिलकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। चलो डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो देखो, पहली 2 लाइनें लिखी हुई, द वर्ड मींस कोऑपरेटिंग विद मीनिंग वर्किंग अदर एंड विद फॉर अ कॉमन पर्पस। मतलब एक कॉमन पर्पस के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो मेन डेफिनेशन बोल्ड में लिखी है एक बार उसको रीड करते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइंस टुगेदर विद अ मोटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। मतलब क्या होता है इस चीज का, जरा ये समझते हैं। होता क्या, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हम 10 लोग हैं, तो 10 लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगे जिसमें हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, हम क्या करने वाले हैं बच्चों? हम एक एसोसिएशन बनाएंगे 10 जनों का। ठीक है। और उसके बाद उस 10 जनों के एसोसिएशन बनाने में हम एक दूसरे की मदद करके अगर कुछ काम कर सकते हैं तो हम वो काम करेंगे। आपने किटी पार्टी देखी है? किटी पार्टी में क्या होता है? सब पैसा इकट्ठा करते हैं, एक ही किट्टी निकलती है, वो आंटी सारे पैसा ले जाती है और बाद में इजी इंस्टॉलमेंट में उनको लौटा देती है। तो वो क्या है? वो भी एक तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट वहां पर लीगली नहीं है, वो मतलब नॉन लीगल है, मतलब वो ऑन पेपर से रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो वो क्या है? वो भी एक तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां पर सारी आंटियां मिलकर पैसा इकट्ठा करती हैं और फिर जिसको जरूरत होती है वो पैसा ले लेती हैं और फिर वो सब में बांट देती हैं, वो वापस रीपे कर देती हैं। तो क्या हो रहा है कि 10 आंटियां मिलकर आई, ग्रुप बनाया और फिर वो एक दूसरे की हेल्प कर रही है। तो वैसा ही कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर भी होता है कि वो आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। ये चीज समझ में आ रही है आपको थोड़ी बहुत? अभी और डिटेल में समझ में आएगी आपको, और अच्छे से समझ में आएगी जब हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको टाइप्स पढ़ाता हूं, बाकी सारी चीजें तो आपको समझ में आ जाएगी। पहले टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मैं आपको समझा दूं ना तो आपको बाकी सारी चीजें तो फॉर्मेलिटी ही रह जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बताता हूं क्योंकि यहां पर एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो बच्चों, हमारे कोर्स के अंदर 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितने टाइप की बच्चों?
छह टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो सबसे पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है बच्चों, वो आती है हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम हमारा कंज्यूमर, तो यहां पर हम क्या है, हम सब कंज्यूमर है, और मदद किसकी होगी, हम सब कंज्यूमर की मदद होगी, मतलब हम सब कंज्यूमर है। अब मैं भी कुछ खरीदता हूं, आप भी कुछ खरीदते हो, ये भी कुछ खरीदता है, तो हमने क्या किया है, मिलकर एक सोसाइटी बना ली है, हमने मिलकर एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। मदद करने का मतलब क्या होता है कि जब हम इकट्ठा, अब मुझे भी कुछ खरीदना है, आपको भी कुछ खरीदना है, आपको भी कुछ खरीदना है, तो हमने इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा किया और फिर जाते हैं हम खरीदने के लिए। तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं बच्चों, बार्गेनिंग कर लेते हैं, सस्ता सामान हमको मिल जाता है। जब हम भीड़ में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, बल्क में क्वांटिटी उठाएंगे, तो हम क्या कर पाएंगे बच्चों, सामान ज्यादा खरीद पाएंगे, अच्छी क्वालिटी का खरीद पाएंगे और सस्ते दामों पे खरीद पाएंगे। तो देखा हमने इकट्ठा आगे एक दूसरे की मदद कैसे करी, सबने पैसा इकट्ठा किया, सब सामान खरीदने गए और रीजनेबल प्राइसेस पर अच्छी क्वालिटी का सामान हम खरीद कर ले आते हैं। या कोई चीज समझ में आई? देखो वैसे होता क्या है, आप किसी दुकान पर जाओगे, आप सामान खरीद कर आ जाओगे, हाँ या ना? तो होता क्या है, मैन्युफैक्चर पहले सामान बनाता है, फिर वो एजेंट को देता है, फिर वो होलसेलर को देता है, फिर वो रिटेलर को देता है, फिर आपके हाथ में वो सामान आता है। तो बीच में कितने मिडलमैन आ गए, बीच में सब ने अपना प्रॉफिट चार्ज कर करके आपको पैसा दिया होगा, तो आपको वो चीज बहुत महंगी पड़ी होगी, क्योंकि सबने बीच में अपना कमीशन खाया होगा। तो एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है, तो आप सीधा मिडलमैनों को हटाकर बीच में से सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो, सीधा होलसेलर के पास जाते हो और वहां से सामान खरीदते हो। तो उससे क्या होता है, आपको सामान सस्ता पड़ता है, और जब सस्ता पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पैसे बचेंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपको चीज समझ में आई? तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, जो बल्क में होलसेलर या सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और फिर अपने मेंबर्स में ही बांट देते हैं। ये आपको चीज समझ में आई? बांट देते हैं, बेच देते हैं, वो वट एवर द कैटेगरी इज। ये चीज समझ में आई आपको? जिससे क्या होता है, हम मिडिल मैन का प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देते हैं। जो चीज हमको पहले 10 रुपए की पड़ती थी, वो हमको 8 रुपए की पड़ रही है। जो पहले चीज 100 रुपए की पड़ती थी, अब वो हमको 80 रुपए की पड़ रही है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? और बाद में जो फिर जो प्रॉफिट होता है हमारा, बचता है, वो सारे मेंबर्स में बट जाता है इन द प्रोपोर्शन उन्होंने कितनी परचेस करी है। जिसने ज्यादा परचेस करी होगी, उसके ज्यादा पैसे बचे होंगे, तो उसको फिर ज्यादा पैसे वापस मिल जाएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, कुछ ना कुछ हिंट आ रहा होगा। आया नहीं आया समझ में? तो एक बार रीड करेंगे इसको प्रॉपरली, फिर हमको समझेंगे। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? दीज कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट, कंज्यूमर के हित को ध्यान में रखने के लिए बनाई गई है। द मेंबर कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर डिजायर टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। मतलब जो भी इस सोसाइटी के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको मेंबर्स बोला जाता है। उनका मेन मोटिव क्या होता है? अच्छी क्वालिटी का सामान रीजनेबल प्राइसेस पर हमको मिल जाए। बट होता क्या है, मिडिलमैन होते हैं, प्रॉफिट हमको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो सोसाइटी का मेन एम है एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन टू अचीव इकोनॉमी इन द ऑपरेशन। हम जब मिडिलमैन को हटा देंगे और बल्क में सामान लेकर आएंगे, तो हमको सस्ता पड़ेगा। तो इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा परचेज करते हैं, तो इकोनॉमी मतलब सस्ता मिलता है। इकोनॉमी क्लास का मतलब क्या होता है? सस्ता, सस्ता ट्रेवल। तो बस वही उन्होंने बात बोली है, जब हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो चीजें हमको सस्ती पड़ती हैं। ये चीज समझ में आई? तो देखो उन्होंने लिखा हुआ आगे, इट परचेज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर एंड सेल द गुड्स टू द मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी जाती है, बुल्क में क्वांटिटी खरीद के लेकर आती है और फिर जो मेंबर्स खरीदना चाहते हैं उनको बेच देती है। इससे सोसाइटी ने कुछ पैसा कमाया और फिर जो प्रॉफिट कमाया, फिर वो वापस ही मेंबर्स में बट जाता है। मतलब क्या हो रहा है, हम सस्ते में सामान खरीद के लेकर आ रहे हो, एट द एंड हम पैसे भी खुद ही बचा रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया? तो इससे क्या होता है, हम मिडिल मैन को एलिमिनेट करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, तो वही बाद में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसके बेसिस पे? जितना ज्यादा जिसने पैसा लगाया होगा या जिसने जितने ज्यादा परचेस करी होगी, उस हिसाब से उसको पैसा वापस कर दिया जाता है, जो भी उसका बचता है। ये चीज समझ में आ गया? इसको बोला जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लग गया होगा, बिल्कुल सही।
अगली जो बच्चों बात आ रही है वो आ रही है हमारी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी और भी बढ़िया। अब आप बोलोगे सारे सर यहाँ पर सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, बिल्कुल सही। अब सारे प्रोड्यूसर मिलकर आके एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही। देखो होता क्या, प्रोड्यूसर आपको सामान बनाना है, और सामान बनाने के लिए पहले आपको रॉ मटेरियल या इनपुट्स खरीद के लेकर आने पड़ेंगे, बिल्कुल सही। और जब आप अकेले इनपुट खरीदने लेके जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो यहां पर आप प्रोड्यूसर एक तरीके कंज्यूमर नहीं होगा, आपको रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना है ना, आपको रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना है, तो आपको महंगा पड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सारे प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, बल्क में सामान खरीद के लेकर आएंगे, तो हमको सस्ता पड़ेगा। क्यों सस्ता पड़ेगा? क्योंकि बल्क में सामान खरीदने जाएंगे तो हम बार्गेनिंग अच्छे से कर पाएंगे। अब एक बच्चा बोलेगा सर फिर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में अंतर क्या है? बेटा वो सेम ही है। वहां पे कंज्यूमर, हम घर जैसे कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर किसी से अपना रॉ मटेरियल खरीद कर जो बनाकर बेचेंगे उसकी बात हो रही है। कहने का मतलब एक ही है, पर्पस भी एक ही है, सस्ता सामान खरीद कर लेकर आओ, सस्ते में हमारा बनेगा तो उससे हम प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये बात चल रही है कि जब हम एज अ प्रोड्यूसर, ध्यान रखना यहाँ पे सब एक ही कैटेगरी के प्रोड्यूसर होने चाहिए, ये समझ में आ रहा है? तभी तो हम बल्क में इकट्ठा सामान खरीद के लेकर आएंगे, फिर उसको हम अपने पार्टनर्स में, जो भी मेंबर्स, पार्टनर्स वर्ड गलत बोलती है मैंने, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये चीज समझ में आएगा? तो इससे हम क्या कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। बड़ी कंपनी के खिलाफ हम एकजुट होकर उनसे बार्गेन कर पा रहे हैं, वरना अकेले जाएंगे वो 100 की चीज 100 में देंगे, लेकिन अकेले जाएंगे तो 100 की चीज 90 में मिलेगी, 100 की चीज 80 में मिलेगी, क्योंकि हम बल्क में खरीद रहे हैं, तो उनको भी प्रॉफिट मिल रहा है, हमको भी प्रॉफिट मिल रहा है। ये चीज में आएगा? उसके बाद वो रॉ मटेरियल हम अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे भी होता है। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो भी फिर बाद में क्या करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है विद इन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एक बार रीड करेंगे क्या लिखा हो बच्चों, दिस सोसाइटी सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर। यहाँ पे जो कीवर्ड आ रहा है बेटा स्मॉल प्रोड्यूसर। मेंबर क्या करते हैं, जो भी इनपुट खरीदना चाहते हैं वो ये लोग ग्रुप बनाते हैं जो इनपुट्स खरीदना चाहते हैं। इस सोसाइटी का एम क्या है, टू फाइट अगेंस्ट बिग कैपिटलिस्ट, बिग कैपिटल मतलब बिग कंपनियां, और एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, मतलब जिससे छोटा फार्मर भी बार्गेनिंग कर पाएगा, वो चीजें सस्ती खरीद पाएगा। और उसके बाद वो क्या करते हैं बच्चों, रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं, इनपुट को सप्लाई करते हैं अपने मेंबर्स को, और उसके बाद उनके आउटपुट्स को खरीद भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आउटपुट को, मैं अब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमने अपने मेंबर्स को सामान बेचा, रॉ मटेरियल बेचा, और उनके बाद जो उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट बनाया वो ही हम मार्केट में जाकर बेच रहे हैं। ये चीज समझ में आई? तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, क्योंकि हम फिर इकट्ठा बेचने जाएंगे। ये चीज समझ में आई? तो वही बात उन्होंने यहाँ पर बोली है। तो एज अ प्रोड्यूसर सब इकट्ठे होकर काम करेंगे, तो सस्ता सामान खरीदेंगे, सस्ते में सामान बनेगा, फिर उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और फिर जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किसने कितना सामान खरीदा था, किसने कितना सामान बनाया था, वगैरह वगैरह। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट अमंग द मेंबर्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन, या फिर गुड प्रोड्यूस या गुड सोल्ड, मतलब जिसने जितना सामान बनाया होगा, जिसने जितना सामान बेचा होगा, उस हिसाब से प्रॉफिट उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा बच्चों आता है हमारा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो मार्केटिंग मतलब क्या होता है, अपना प्रोडक्ट बेचना है आपको, सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बनाई जाती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सके, ठीक है, मार्केट में रीजनेबल प्राइस पे बेच सके। ऐसा ना हो कि उनको सस्ते में बेचना पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे किसान होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनको बोलना पड़ता है हमारा सामान सस्ते में चला जाता है, ठीक है, हमको मजबूरन सस्ते में बेचना पड़ता है। तो जब ये इकट्ठे होकर जाएंगे तो उनको कोई भी लूट नहीं पाएगा, ये रीजनेबल प्राइसेस पर या हाई प्राइसेस पर बेचेंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और आगे पढ़ लेते सोसाइटी का एम क्या है बेटा। सोसाइटी का एम है वही, मिडिल मैन को एलिमिनेट करो, जिससे वो एक अच्छी पोजीशन पर आ जाए और मार्केट में जाकर वो एक अपने अच्छी खासी प्राइस पर सामान को बेच सके। इसमें क्या होता है, सारे लोग इकट्ठे आ जाते हैं, इकट्ठा अपना सामान कर देते हैं और इकट्ठा ही सारी चीजें पे खर्चा कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग, तो इसमें उनको पर पर्सन को सस्ता पड़ता है और अपना बेच पाते हैं प्रोडक्ट एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। बिल्कुल सही। जिसने जितना ज्यादा प्रोड्यूशन करा होगा वो इकट्ठा ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, इकट्ठा पैकेजिंग करेंगे, तो सबको कॉस्ट बराबर बढ़ जाएगी,
पैसा भी कम पड़ेगा और फिर वो अच्छा खासा मार्केट में बेच भी पाएंगे और इससे जो प्रॉफिट होगा वो आपस में फिर से अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आया समझ में? तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। जो चौथी कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है बच्चों, वो आती है हमारी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नाम से पता लग रहा होगा यहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं सब आपस में मिलकर इकट्ठे हो गए हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो अच्छे इनपुट खरीद पाए एट रीजनेबल कॉस्ट। मतलब हम सबसे फार्मर इकट्ठे हो जाएंगे तो बीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ठीक है, वो सारी चीजें जितने भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स है, इरिगेशन मशीन होती है, वो सारी चीजें वो रीजनेबल प्राइस में खरीद पाएंगे। ठीक है, तो मतलब वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पाएंगे, लार्ज स्केल पे फार्मिंग कर पाएंगे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन बनेगा और उसके बाद उनको अच्छी सीड भी मिल जाएगी, क्योंकि बल्क में सामान खरीद रहे हैं तो अच्छी सीड मिलेगी, अच्छे फर्टिलाइजर मिलेंगे, अच्छी मशीनरी वगैरह मिलेगी और बहुत सारी चीजें वो कर पाएंगे। और एट द एंड क्या होगा, वो सारा आउटपुट लेके जाएंगे, मार्केट में बेचेंगे और प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। आगे समझ में? बहुत सही। तो मतलब मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर सामान खरीद कर आएंगे, मिलजुल के सामान बेचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मिलजुल के पैसा भी ज्यादा कमा पाएंगे और फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जिसने जितना सामान बनाया होगा उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो एक बार रीड करते हैं, द एम ऑफ टू इज टू गेट द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। मतलब मिलकर फार्मिंग करेंगे तो लार्ज स्केल पे फार्मिंग भी होगी, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, इससे अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी मिलेंगे, फर्टिलाइजर भी मिलेंगे, पेस्टिसाइड भी मिलेंगे और अच्छी खासी टेक्निक्स भी हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, इससे एक तो रिटर्न, ज्यादा से ज्यादा एक तो इनको रिटर्न मिलेगा और प्लस जो भी फार्मिंग थी, फार्मिंग रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारे मिलकर वो सुलझा लेंगे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है बच्चों वो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट का बच्चों मतलब क्या होता है, उधार। अभी तक हमने पढ़ लिया हुआ अकाउंटिंग के अंदर क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यहां पर हम सब मिलकर एक दूसरे की उधार वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, मेरे को फाइनेंशियल बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे लोग मिलते हैं, सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर जिसको जरूरत होती है उसको हम पैसा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हम 100 जने हैं, 100 लोगों ने हजार रुपए मिला दिए और मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे ट्यूशन की फीस जमा करनी है, तो किसी ने मेरे को मैंने सोसाइटी में से 10,000 रुपए निकाल लिए और फिर मैं 10,000 रुपए से अपना काम कर लूंगा और फिर मैं धीरे 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 वो पैसा सोसाइटी को वापस कर दूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, वो मेरे को क्रेडिट दे रहे हैं। जो मैं बैंक के पास जाऊंगा, लोन लेने जाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट्स मांगे, सारी चीजें करेंगे। 10,000 का लोन तो बैंक भी नहीं देता, कहते इतना कम लोन थोड़ी ना देंगे हम, लेना 2-4 लाख का लोन लो, कागज वगैरह रखवाओ, प्रॉब्लम होती है उसमें। तो यहां पर क्रेडिट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ये चीज समझ में आई। तो यहां पर हम इजीली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोन ले लेते हैं, अपनी ही सोसाइटी से लोन ले लेते हैं और बहुत आसानी से हमारी जो भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। ये चीज समझ आई। वैसे बाकियों को किसी मेंबर को जरूरत होगी तो वो पैसा सोसाइटी से ले लेगा और फिर बाद में रीजनेबल टाइम में लौटा देगा। आपने किटी पार्टी का नाम सुना है ना बच्चों? एग्जांपल में आपके घरों में किटी पार्टी, आपकी मम्मी वगैरह किसी ना किसी की किटी पार्टी में एसोसिएट होती है, तो आसपास की आंटी एसोसिएट होती है, तो वो क्या करती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं और जिसको जरूरत होती है वो पैसा ले लेती है और बाद में रीजनेबल इंस्टॉलमेंट वो लौटा देती है। तो वही चीज यहां पर बोली गई है। ठीक है, वहां पे इंटरेस्ट नहीं होता, यहाँ पे इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना लिया उन्होंने। ये चीज समझ में आई। तो यही चीज यहां पर बात हो रही है। तो एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ बच्चों। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एस्टैब्लिश फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट और रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। मतलब हम अपने मेंबर्स को क्रेडिट देंगे, किसी बाहर पर्सन को उधार नहीं देंगे और इजीली देंगे। तो यहां पर क्या होता है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसको होती है उस मेंबर की हम मदद कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिससे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ना ले और उनको लूटा ना जाए। ठीक है, तो वो अपने मेंबर को जैसे पैसा इकट्ठा हो जाता है लोगों का, उसमें से उनको पैसे उधार देते हैं और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो वो क्या करते हैं बच्चों, पैसा जो भी इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करते हैं और उनमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो सारा काम बड़े ही आसानी से हो जाता है। ये चीज समझ में आया? बहुत बढ़िया। और फिर जो इंटरेस्ट बनेगा, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे ऐसा इंटरेस्ट चार्ज करके, फिर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा ऑन द बेस ऑफ उन्होंने किसने कितना पैसा लगाया हुआ है। आया समझ में आपको? तो देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से समझ में होगा बच्चों। ये एग्जांपल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पूरा लिखना, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। क्या सोसाइटीज खत्म हो गई? नहीं बच्चों, एक सोसाइटी और बची है, वो है बच्चों कौन सी? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बच्चों यहाँ पर क्या मतलब होता है, जरा एक बार इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों इसका मतलब होता है, एक सेकेंड,
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब होता है यहां पर हम मिलजुल के एक दूसरे की घरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मान के चलो हर एक के पास उतना पैसा नहीं होता ये पूरा घर खरीद पाए, तो हमने क्या किया, सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और एक सोसाइटी बनाने की कोशिश करी, 4-5 घर बनाने के लिए कोशिश करी। तो हमने सबने पैसा इकट्ठा किया, 4-5 घर बना लिए। लेकिन होता क्या, हर एक मेंबर के पास उतने पैसे नहीं होते, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सस्ते दामों पे उसको घर देंगे और प्लस वो भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर देंगे, जिससे वो बाद में धीरे धीरे करके पैसा हमको लौटा दे। इस चीज को बोलते हैं बच्चों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये चीज समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, मिलकर घर बनाएंगे, 4-5 घर बनाएंगे, जिसे हम रो हाउसिंग भी बोल देते हैं। सस्ते दामों पे घर बनेगा जब इकट्ठे सारे घर बनते हैं, और उसके बाद जिस मेंबर के पास उतने पैसे नहीं थे उसको घर दे देंगे, रीजनेबल कॉस्ट पे घर दे देंगे, और इंटरेस्ट अब धीरे धीरे वो पैसा हमको चुकाता जाएगा। ये चीज समझ में, इसको बोलते हैं बच्चों क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। मतलब सब इकट्ठा करेंगे, रीजनेबल कॉस्ट पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, ये सोसाइटी में कौन लोग ऐड होते हैं, जो रीजनेबल कॉस्ट पर, क्या बोला मैंने बच्चों, जो रीजनेबल कॉस्ट पर घर बनाना चाहते हैं वो इसके अंदर मेंबर बन जाते हैं। ये चीज समझ में आ गया? तो यहां पर जो एम होता है वो क्या होता है कि हम सस्ते घरों पे लोन देंगे, सस्ते घरों पर हम क्या करते हैं, घर बनाएंगे, सस्ते रेटों पे घर बनाएंगे, और फिर उनको इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको लोन दे देंगे। ये चीज समझ में आ गई बच्चों? आपको आई नहीं आई अच्छे से तुम्हें? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वही उन्होंने बात बोली है कि हम क्या करेंगे, पहले तो घर बना कर देंगे और उनके बाद उनको देंगे कि आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये सोसाइटीज क्या बनाती है बच्चों, फ्लैट्स बना देती हैं, प्लॉट्स प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है, घर भी बना देती हैं, ठीक है, और उनको दे भी देती हैं, जिससे वो बाद में इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इजी मतलब इजी इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट रेट के संग वो पैसा घर बनाकर उनको वापस कर देंगे, पैसा वापस कर देंगे और उनको घर मिल जाएगा। ये आपको चीज समझ में आई बच्चों? बहुत ही इजी है टॉपिक, और ऐसा तो हर जगह होता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आप मेंबर बनते हो। आई होप ये चीज क्लियर होगी, आपको सारी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिटेल में समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बच्चों वापस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, अब आपको बहुत मजे से आएगा। ठीक है, तो अच्छा देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है। कंपलसरी होता है, कहाँ रजिस्टर कराना होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, इसका एक कानून है, वहां पर आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है। ठीक है, कितने मेंबर्स चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 होते हैं, यहां पर मिनिमम 10 एडल्ट लोग होने चाहिए। एडल्ट मतलब मिनिमम 18 साल से ऊपर के लोग होने चाहिए, मिनिमम 10, तब जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। ये चीज क्लियर हो गया? और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पैसा कैसा आता है, वो एक हर एक को उनका हिस्सा इशू करते हैं, वो उनको शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स मतलब होता है हिस्सा होता है, कैपिटल जितना भी होता है उसके अंदर उनका कितना शेयर है, तो उनको शेयर इशू किया जाता है और वो पैसा रेस कर देते हैं। या कोई चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने सारे फंक्शन देख लिए, मिलकर काम कैसे करते हैं। अब तो बस थ्योरी सी रह गई है, वो फटाफट से हम 10 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों फीचर्स के बारे में। तो फीचर तो और भी सिंपल है बच्चों, अब तो अब आपके लिए टाइम पास वाला टॉपिक रह गया, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फीचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर हम अपनी मर्जी से मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनना तो क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, और मेंबरशिप बहुत रीजनेबल होती है। और मन जब आपको करता है कि मुझे मेंबर नहीं बनना, तो आप मेंबरशिप क्विट भी कर सकते हो। बस आपको एक नोटिस देना होता है कि मैं अब मेंबर नहीं बनना चाहता, और आप आसानी से उस मेंबरशिप को क्विट कर सकते हो। कोई भी आपको फोर्स नहीं करता है कि आपको मेंबर बने रहना पड़ेगा, कोई भी आपको फोर्सफुली निकाल भी नहीं सकता, और यहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। तो वही बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई, एक बार रीड कर लेते हैं। द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी। मतलब क्या, अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल्सो फ्री टू लीव एज पर हिज डिजायर। ठीक है ना, बस आप कभी भी, कोई भी कंपल्सन नहीं है कब ज्वाइन करना है कब क्विट करना है, डज नॉट कंपल्सन। बस ये है कि आप नोटिस दे दो, बता तो दो पहले कि हाँ आप छोड़ने वाले, अचानक से थोड़ी ना कि हाँ मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता ना। आपको एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है, नोटिस दो। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी कंपल्सन नहीं होता कि आपको मेंबर बने ही रहना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती नहीं हो, और किसी भी तरीके का यहाँ पर भेदभाव नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब आपका फेवरेट पॉइंट आ गया, लाइबिलिटी। सर यहाँ पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है क्या बच्चों? सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जितना पैसा मेंबर्स ने
सोसाइटी के अंदर लगाया है, किसी ने 1,000 लगाया, किसी ने 1 लगाया, किसी ने 10,000 लगाए हैं, तो सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी, मतलब क्या, अगर पैसा डूबा तो सिर्फ उतना ही डूबेगा, पर्सनल असेट्स को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। पर्सनल असेट को 1% भी हाथ नहीं लगाया जाएगा, जो भी होगा, जितना पैसा उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किया, सिर्फ उतने का ही उनको नुकसान भगतेगा। ठीक है, जो भी लाइबिलिटीज होगी वो उन्हीं पैसों में से, उन्हीं असेट्स में से दी जाएंगी जो बिजनेस के अंदर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टेड है। पर्सनल असेट को अटैच नहीं किया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, थर्ड आता है हमारा बच्चों लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। बच्चों जब हम रजिस्ट्रेशन करा देते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सर ये वर्ड कहीं सुना सुना सा लग रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। बिल्कुल सही सुना है बच्चों। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? मेंबर्स अलग, सोसाइटी अलग। कानून की नजर में उसको एक इंसान मान लिया जाता है, उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब मान के चलो, फॉर एग्जांपल हमने एक सोसाइटी बनाई है, फॉर एग्जांपल अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पर सारे मिल्क वाले लोग, जो मिल्कमैन है, सारे गाय वाले होते हैं, सब ने इकट्ठी करके एक कम्युनिटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जो मिलकर मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं और फिर मार्केट में जाकर उसको बेच कर आते। तो मिल्क, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी उसके मेंबर को जानते हो? नहीं जानते हो। आप अमूल को जानते हो। तो अमूल एक लीगल एंटिटी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अमूल अपने नाम पर कोई बिल्डिंग खरीद सकता है, अमूल अपने नाम पर मशीनरी खरीद सकता है, अमूल किसी पर केस कर सकता है अगर अमूल ने कुछ गड़बड़ पाई है, अमूल के संग किसी ने धोखाधड़ी करी है, तो अमूल अपने नाम पर, अमूल एज अमूल ऑर्गेनाइजेशन, आप केस कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप अमूल पर केस कर सकते हो। ठीक है ना, कंपनी पर केस कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी वर्ड में गलत बोल रहा हूं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आप केस कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं बेटा लीगल स्टेटस, जहां पर एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिल जाता है, मतलब उसके मेंबर्स अलग, वो सोसाइटी अलग। तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उसको आप क्या करते हो, बकायदा उस पर आप केस कर सकते हो। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, ऑल दो इंसान नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन ही तो है। ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम पे काम कैसे कर सकते हो? और बस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपने सारे काम कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल सही। और मेंबर आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एक बार रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। ठीक है, इससे क्या होता है, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, फ्रॉम इट्स मेंबर मतलब क्या, सोसाइटी अब अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल सही। अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बिल्कुल सही। अपने नाम से किसी को स्यू कर सकती है, यस। कोई उसको स्यू कर सकता है, यस। ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल सही। और उस किसी मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पार्टनरशिप में था ना, कोई पार्टनर आया तो पार्टनरशिप बदलती थी, खत्म होती थी, फिर नहीं बनती थी। कोई पार्टनर जाता था तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती थी, नहीं बनती थी। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, जरा डिटेल में समझेंगे। देखो, एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलूं, आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, तो आपको पता है ना, हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं, 300 लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि सोसाइटी हर एक कोई चलाता है या 4-5 लोग चलाते हैं? 4-5 लोग चलाते हैं। देखो होता क्या है, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना सोसाइटी के अंदर, तो अगर हर कोई सोसाइटी चलाएगा ना, तो काम कभी नहीं बन पाएगा। तो वो क्या करते हैं, आपस में ही 4-5 लोगों को चुनते हैं कि आप इस सोसाइटी को रन करेंगे, बाकी हमको रिपोर्ट देते रहना, लेकिन काम चलाने का काम आप ही का होगा। ठीक है, मैनेजर आप ही करोगे, सारे डिसीजन आपके ही होंगे। ठीक है, हमने आपको पावर दी है कि आप डिसीजन लो। डेमोक्रेटिक होता है ना, कि हम आपने आपको चुना है कि हाँ भाई आप सारे डिसीजन लो। तो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है, हम एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाएगी। वो सारे पैसा इकट्ठे करेगी, वो सारे खर्चे करेगी, वो सारे ऑपरेशन करेगी। ये चीज क्लियर हो गया? तो क्या होता है, सारे मेंबर्स मिलकर वोटिंग करते हैं और कुछ लोगों को चुनते हैं जो कि सारे उसको चलाएंगे। तो कंट्रोल उन लोगों के हाथों में होता है, मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होता है। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा हुआ बच्चों, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। जो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होती है बच्चों, वो सारे डिसीजंस लेती है। ये चीज क्लियर हो गया? सारे मेंबर्स मिलकर एक मैनेजिंग कमेटी चुनते हैं और उसके बाद उनको सारी पावर्स दे देते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया।
इसके अलावा बच्चों पांचवा सर्विस मोटिव होता है। सर्विस मोटिव का मतलब क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है, आपको उनके मेंबर्स की हेल्प करनी है। ये चीज क्लियर हो गया, आपको लोगों के मेंबर्स की करनी है। अगर आपको पीछे कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही तो आई एम रियली सॉरी, ये रोज का ही ऐसा है यहाँ पर, तो प्लीज थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों बात, यहाँ पर जो मेंबर्स हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपस में वो मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने मेंबर्स की हेल्प कर पाएंगे और किसी का डोमिनेशन नहीं सहेंगे। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और जो भी सरप्लस इकट्ठा होता है हमको पता ही है कि हम मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं। अभी तक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कुछ हमने उसमें पढ़ लिया था। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो हमने फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी देख लिए। अब बच्चों जो हम बात करने वाले हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के फायदे, मेरिट्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला मेरिट जो है वो है इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स। मतलब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 100 मेंबर्स हैं तो 100 मेंबर्स के 100 वोट होंगे। मतलब एक मेंबर का एक वोट होता है और उसको मतलब पूरा मतलब उसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गया। उसने भले कितना भी पैसा कंट्रीब्यूट किया हो, चाहे 10 रुपए की हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 200 रुपए की हो, मतलब अगर एक मेंबर है तो उसका एक वोटिंग राइट होगा। उसकी वोटिंग राइट को कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, भले उसने कितना पैसा भी लगाया। अगर वो मेंबर है तो वो उसका एक वोट माना जाएगा। तो सबका इक्वल वोटिंग राइट होता है, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि मैंने ज्यादा पैसा लगाया तो मेरी बात को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, नहीं, इक्वल वोटिंग राइट होते हैं सबके। ये चीज क्लियर हो गया। तो एक बार जरा पॉइंट रीड कर लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब अगर एक मेंबर है तो उसका एक वोट होगा। मेंबर ने पैसा कितना लगाया है ये मैटर नहीं करता, चाहे तुमने 10 रुपए लगाए हो, चाहे 100 रुपए लगाए हो, किसी ने 1 लाख लगाए हो, एक मेंबर मतलब एक वोट, सबका वोटिंग राइट इक्वल होता है। और दूसरा बच्चों हमने उधर पढ़ लिया था, लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब क्या, जितना आपका कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, जितना पैसा आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया है उतना ही लायबल होता है, उतना ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आपके पर्सनल असेट्स को यूज नहीं किया जाएगा, मतलब दे आर सेफ। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब तो ये तो सिंपल सा हो गया आपको, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, बढ़िया। ये बहुत कुत्तों ने परेशान करके रखा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा। मतलब रिकॉर्डिंग में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तीसरा स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब बताओ क्या होता है, कोई मेंबर की डेथ हो जाए, कोई मेंबर पागल हो जाए, कोई मेंबर बैंक उसके पास पैसा ना हो तो उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती चली जाती, क्योंकि उसका लीगल स्टेटस ही अलग माना जाता है कानून की नजर में, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर, डेथ, बैंकरप्सी, इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अनअफेक्टेड। यहाँ पे अनअफेक्टेडली ऑपरेट करता है, भले उसके मेंबरशिप में कितने भी बदलाव क्यों ना हो जाए, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या है, इकोनॉमी इन ऑपरेशन। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पे जो सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं क्या एक दूसरे के लिए पैसे लेते हैं काम करने के लिए, द आंसर इज हो। वहां पर वो ऑनरी सर्विस देते हैं। ऑनरी सर्विस का मतलब क्या होता है, ऑनर में आके कि हाँ भाई मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूँ, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं, जिससे वो मिडिल मैन को एलिमिनेट कर सके। ये चीज समझ में आई, मिडिल मैन को जब एलिमिनेट करेंगे तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है पैसा बचेगा। और जो सामान खरीद के लेकर आते हैं वो मेंबर्स में बांट देते हैं, मेंबर्स को ही बेच देते हैं। तो ऐसे केस में बैड डेट होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि सारे मेंबर्स ही सारे खरीदार हैं, आप किसी बाहर वाले को तो बेच नहीं रहे हो सामान, तो यहाँ पर बैड डेट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बैड डेट का मतलब बच्चों क्या होता है ये भी बता दूं, क्योंकि अभी आप नए नए 11th में आए हो तो बैड डेट का मतलब आपको शायद ही पता हो। तो वो डेटर का मतलब आपको समझ में आ गया। डेटर का मतलब क्या है, हमने जिसको सामान बेचा है उधार पर उसको हमें पैसे देने हैं। और बैड डेट का मतलब होता है बच्चों जिसने उधार पे पैसे लौटाने थे उसने देने से मना कर दिया, या उसके पास पैसे ही नहीं है, उस चीज को बोलते थे हम बैड डेट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर्स ही हमारे जिनको हम प्रोडक्ट बेचते हैं, तो फिर ऐसे में वो पैसा नहीं लौटाते, ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो बैड डेट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बच्चों हमारा सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट का बच्चों मतलब क्या होता है, यहाँ पर जरा इस चीज को डिटेल में समझेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि फायदा पहुंचाना। तो जो बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनकी तरफ से गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है उनको, उनसे टैक्सेस कम लेंगी, ठीक है, उनको सब्सिडीज देंगी। बच्चों सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सस्ते दाम पर सामान देने की कोशिश करेंगी। और आप लोन लेते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई लोन लेता है तो लोअर इंटरेस्ट रेट पर वो लोन ले लेती है। तो सरकार भी उनको फायदा देने की कोशिश करती है, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट होता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों ईज ऑफ फॉर्मेशन तो आपको पता लग ही क्या होगा, 10 मेंबर लाओ
थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको पूरी करो और आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में के अंदर आप रजिस्टर करवा लो, आपका काम हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चों, बात करते हैं हम लिमिटेशंस के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी की कुछ कमियां हैं क्या, जरा उसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो लिमिटेशन कैसे हो, सबसे पहले लिमिटेशन आती है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कौन सपोर्ट करता है, कौन पैसा, कहां से पैसा आता है, मेंबर से पैसा आता है। और हर एक के पास मेंबर पे पैसा कितना होता है, ज्यादा होता है, कम होता है। और प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़े स्केल पे तो काम करती नहीं, छोटे स्केल पे काम करती है। एक्सेप्शन होते हैं, अमूल जैसा एक्सेप्शन है, लेकिन सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़े लेवल पे तो काम करती नहीं, तो ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमाती। तो लोग कहते हैं कि जब ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे तो हम इसका मेंबर बने ही क्यों। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर फिर लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते जस्ट बिकॉज उनको पैसा ज्यादा नहीं मिलता। तो आप पैसा कहां पर लगाना पसंद करोगे, जहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट आने की कोशिश हो। तो वही बात उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वो बस ज्यादा पैसा नहीं आता, कम पैसा आता है, इसलिए वहां पर पैसा इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा कतराते हैं। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार रीड कर लेते हैं। रिसोर्सेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम द मेंबर्स विद लिमिटेड मींस। मतलब हर एक मेंबर्स के पास कम ही पैसा होता है, अनगिनत तो पैसा किसी के पास नहीं होता। और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड का मतलब होता है जो प्रॉफिट बांटा जाता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का या कंपनी का, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो जो आपने पैसा लगाया उस पर जो आपको प्रॉफिट लौट कर आ रहा है वो कम होता है। तो उस केस में लोग हैं ना, मतलब मजा नहीं आता उनको पैसा जमा कराने, उनको लगता है कि यार पैसा थोड़ा कम मिल रहा है, कहीं और लगाते हैं पैसा। यही समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं मेंबरशिप। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो पढ़ ली। दूसरा आता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। क्या है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट? इसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, अब ज्यादा लोग तो होते नहीं, कम ही लोग होते हैं। उसके बाद पैसा भी कम होता है। तो जब पैसा कम होता है उनके पास, तो वो एक्सपर्ट्स लोगों को नौकरी नहीं दे पाते, एक्सपर्ट लोगों की सर्विसेज को वो हायर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और जो भी सर्विसेज देता है ना, वो अपनी मन मर्जी से सर्विस देता है कि चलो हाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली, हाँ चलो मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो वो सैलरी भी नहीं चार्ज करते हैं या बहुत कम सैलरी चार्ज करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हर कोई एक पर्सन एक्सपर्ट भी नहीं होता किसी चीज के अंदर। तो ऐसे में मैनेजिंग कमेटी को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो उतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते। या कुछ ही समझाई कि वो प्रोफेशनली उन चीजों को हैंडल कर पाए। बस ये इन्होंने चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ जरा पढ़ेंगे। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर बिकॉज वो उनको दे आर नॉट एबल टू पे देम हाई सैलरीज। ठीक है। और जो मेंबर्स ऑफर्स देते हैं वॉलंटरी बेसिस पर, वो प्रोफेशनल ही तो नहीं होते ना कि वो सारी चीजों को इफेक्टिवली हैंडल कर पाए। तो इसलिए मैनेजमेंट इनएफिशिएंट रहता है, मतलब कुछ ना कुछ वेस्टेज हो जाती है। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों उसके अंदर लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में बोला गया है कि आपको अपने सारे मेंबर्स को, चाहे 100 मेंबर, चाहे 200 मेंबर, चाहे 400 मेंबर, चाहे 500 मेंबर, सबको आपको सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया, क्या पैसे कमाए, क्या खर्चा किया। तो इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती। ये चीज समझ में आ गई। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों गवर्नमेंट कंट्रोल। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था, बेनिफिट में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स में सबसे टैक्स लो लेती है, सब्सिडीज देती है। तो जब गवर्नमेंट बेनिफिट देती है तो गवर्नमेंट नजर भी तो रखेगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पर नजर रखती है, नजर इन द सेंस आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है। अकाउंट्स को ऑडिट कराने का मतलब होता है बच्चों, अकाउंट्स को चेक करवाना होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक एक्सपर्ट पर्सन से, कहीं आपने घपलेबाजी तो नहीं करी। इसके अलावा आपको अकाउंट्स गवर्नमेंट के पास जमा भी कराने पड़ते हैं आपको, कि आपने क्या अकाउंट्स बनाए, आपको स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब सबमिट भी कराने पड़ते हैं। ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज टाइम टू टाइम चेक करती रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो रिपोर्ट वगैरह चेक करती रहती है। तो मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें रहता है। तो एक लिमिटेशन ये भी है। ठीक है बच्चों। और लास्ट पॉइंट ऑफ द क्लास एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। देखो होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और मैनेजिंग कमेटी होती है। तो मैनेजिंग कमेटी में तो कम से कम 5-10 लोग तो होते ही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 10-15 लोग होंगे, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो 4-5 लोग तो होते ही हैं। तो यहाँ पर जब डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो लड़ाई झगड़ा वगैरह हो सकता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने फायदे का काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
ये चीज समझ में आ रही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं सबका भला करना है, कुछ लोग कहते हैं मुझे सिर्फ अपना भला करना है। तो ऐसे में पर्सनल गेन्स आने लग जाते हैं, लोगों के पर्सनल फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज में, क्योंकि कोई प्रोफेशनली बिजनेस तो कर नहीं रहे, यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सनल गेन्स लोग करने की कोशिश करते हैं। मान के चलो हम 4 लोग हैं, 4 में से मैं और ये दोस्त हैं, 2 जने दोस्त हैं, 2 जने अलग है, तो मैं सोचूंगा ना मेरे को फायदा हो, मेरे दोस्त को फायदा, उन दोनों को फायदा ना भी हो तो चलेगा। तो ऐसे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पढ़ लेंगे, पॉइंट पढ़ लेंगे और आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। क्या लिखा हो बच्चों? इंटरनल क्वेरल्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट में लीड टू डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या? जो भी अंदरूनी झगड़े होते हैं अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग ओपिनियन से, इससे डिसीजन नहीं बन पाता है। पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे मैंने बोला मेरे दोस्त, मैं मेरे दोस्त को फायदा हो, उसको ना भी हो तो मुझे मतलब नहीं, तो उससे हमने ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के वेलफेयर मोटिव को हमने कहा तेल लगाए, मुझे मेरे दोस्त को फायदा मिलना चाहिए। ये चीज समझ में आई? तो ये चीज इसके अंदर हो जाती है और हम पर्सनल गेन्स लोग लेने की कोशिश करते हैं, जो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत हो जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिक्कत हो जाती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि क्लास बहुत लेंथी हो गई। मैंने कोशिश करी, सोचा था बहुत छोटे में कंप्लीट करा दूंगा, बट मैं आपको लाइन बाय लाइन जब रीड करवाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब अदरवाइज मैं बोलूँ, मैं आपको समझा देता तो मैं सही बता रहा हूँ, जो हमारी 40 मिनट की क्लास बनी है वो 20 मिनट के अंदर समाप्त हो जाती है, अगर मैं सिर्फ बोलता और आपको रीड भी नहीं करवाता हूँ। मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करवाता हूँ, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ईयर की स्टार्टिंग है यार, आप पढ़ सकते हो आराम से, रोज एक ही वीडियो तो देखनी है आपको, ठीक है, वो भी ऑल्टरनेट डेज बेस पे आ रही है, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, 4 फॉर्मेट कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। एक हमारा बस कंपनी बचा है और इसको कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और रियल लाइफ में तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के काम करना बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बेवजह घर से बाहर मत जाइए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।